नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। तो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 8 होगा, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ और ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप लोग नए हो, वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बड़ा कर लेने दीजिए इसको। पहला प्रश्न है हमारा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? बिंबिसार की हत्या। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। और हर्यक वंश का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 544 से 492 ईसा पूर्व। ये सारे याद रखने होंगे कि 544 से 492 ईसा पूर्व जो है हर्यक वंश का शासनकाल माना जाता है। उसके संस्थापक बिंबिसार हैं। और वह कौन शासक था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो वो कौन शासक था? वो था अजातशत्रु। और अजातशत्रु की भी आगे चल करके हत्या कौन कर देता है? इसका पुत्र उदयन कर देता है। इसीलिए इस जो वंश का नाम क्या रखा गया था? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? पड़ाव पूछ रहा है, डाला हुआ था। तो किस नदी के किनारे? वो झेलम नदी के किनारे। और जो ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, उसको हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि हाइडेस्पिस का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर कौन था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और फिलिपिन्स द्वितीय का पुत्र था। यह 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा जो है उसको पार करके भारत आया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक अंक की अद्यतन अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। पैन आयकर विभाग द्वारा, तो पैन आयकर विभाग द्वारा जो जारी किया गया एक अंक है जिस अल्फा न्यूमेरिक संख्या है वो है 10। कितनी है? 10 है। 10 अंक की एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, कब जारी किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। डेट भी याद रखते चलना है, कब? 1961 में। अगला प्रश्न हमारा, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। 8 राज्यों का एक संघ था, तो वो था वज्जी। कौन था संघ? वज्जी था। अच्छा, इनकी राजधानियां पूछता है कि वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। इसका याद रखिए, तक्षशिला। कौशल की राजधानी तो श्रावस्ती थी, कौशल की श्रावस्ती। और मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर। ये सारे नाम ये पूछता है। गंधार की तक्षशिला हो गई, कौशल की क्या थी? श्रावस्ती, वज्जी की वैशाली और मल्ल की कुशीनगर। तो ये सारे नाम याद रखने हैं, श्रावस्ती। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो गया? वज्जी जो था 8 राज्यों का एक संघ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। देखिए, वो कौन से साम्राज्य थे जिन्होंने पहली बार हाथी का प्रयोग किया था? तो वो कौन से साम्राज्य थे? तो वो साम्राज्य थे मगध के साम्राज्य। कहाँ के साम्राज्य थे? मगध के साम्राज्य जो थे, मौर्य शासक थे, उन्होंने पहली बार हाथियों का प्रयोग किया था युद्ध में। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। और साम्राज्य का नाम भी याद रख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो थी, उन्होंने ही हाथियों का सबसे पहले उपयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व कौन देखते थे? वो देखते थे राजा टोडरमल। इनके भी 8 रत्न थे ना, राजा मानसिंह थे, राजा भगवान दास, राजा बीरबल। और जो ये देखते थे, क्या देखते थे? भू राजस्व को देखते थे, वो राजा टोडरमल थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अकबर एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। किसने? तो वो बीरबल था। बीरबल कौन था? इनके दरबार का कवि था। कवि प्रिय, मतलब बहुत प्रिय कवि था। कवि की उपाधि इसको किसने दी थी? अकबर ने दी थी। और टोडरमल कौन थे? तो ये तो वित्त मंत्री थे। तानसेन संगीतकार थे, महान संगीतकार थे। और मानसिंह कौन थे? तो इनके सेनापति थे। बीरबल का कभी कभी ओरिजिनल नाम पूछ देता है, तो इनका नाम था महेश दत्त। ठीक है, सॉरी, महेश दास। महेश दास। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी गलती से ना ऑप्शंस भी कभी अगर आंसर रहता है बी तो डी लग जाता है, तो प्लीज़ उसको माइंड कीजिएगा और डिमोटिवेट नहीं करिएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? अपने काल का महान संगीतज्ञ जो तानसेन था वो किसके दरबारी था? वो था अकबर का दरबारी।
अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पादक की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? शुद्ध घरेलू एनडीपी का सबसे अच्छा निरूपण कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पादन विदेश से प्राप्त आय, सकल घरेलू उत्पादन प्लस विदेश से प्राप्त आय, सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस मूल्यह्रास सकल, या फिर घरेलू उत्पादन माइनस मूल्यह्रास। तो देखिए एनडीपी जो घरेलू उत्पादन होता है उस कैसे निकलता है, तो घरेलू उत्पादन जो भी हो रहा है उसका माइनस मूल्यह्रास, यानी जो भी जैसे जो टूटा फूटा सामान हो गया, जो समय के साथ उपयोग नहीं हो रहा है, मौद्रिक मूल्य हो गया, जो अप्रचलन जो संपत्ति है उसका मापन किया जाता है। घरेलू उत्पादन का सबसे अच्छा एक निरूपण है, इस प्रकार से वह निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? घरेलू उत्पादन माइनस मूल्यह्रास। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो वो किया था महमूद गजनवी। कब किया था? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। क्यों किया था? तो धन संपदा के लिए ये किया था, क्योंकि ये धन संपदा के लिए जो सोमनाथ मंदिर था बहुत प्रसिद्ध था, तो धन के लिए ही महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, साइमन कमीशन का भारत में विद्रोह किया गया क्योंकि यह भारत में सिविल आज़ादी का अवरोधक था, इसने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, यह राष्ट्रवाद पर चोट कर रहा था। तो देखिए साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों किया गया? क्योंकि इसके सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे और भारतीय चाहते थे कि भाई भारत का तुम सर्वेक्षण कर रहे हो, भारतीयों के बारे में जानकारी ले रहे हो, तो उसमें भारतीय सदस्य भी होने चाहिए। तो इसीलिए भारतीय साइमन कमीशन का क्या किया गया था? विरोध किया गया था। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? वो सभी को पता है, राजा राम मोहन राय। अच्छा, इनका एक और पूछता है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है तथा वेदांत सोसाइटी, इसकी भी स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने ही किए हैं। ठीक है, इनसे भी पूछा है। इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो वो हो गई थी ब्रिस्टल में। ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइए। मतलब किस प्रकार से उन्होंने अपना जो व्यापारिक केंद्र था वो किए थे। सबसे पहले क्या किए थे? सबसे पहले किए थे बॉम्बे, नहीं सूरत। सूरत सबसे पहले आया था, मद्रास भी था, बॉम्बे, कलकत्ता, कोलकाता और बम्बई था। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया कि सूरत, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई, इन्होंने इस प्रकार से अपना केंद्र जो है स्थापित किया था, व्यापारिक केंद्र। तो याद कर लेना है, सूरत, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 1857 की क्रांतिकारी का जो विद्रोह है वो किसके द्वारा किया गया था शुरू? तो वो किया गया था सिपाहियों के द्वारा। सिपाहियों के द्वारा ही तो किया गया था कि उन्होंने उस कारतूस को चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें गाय और सुअर के चर्बी होते थे। तो इसीलिए सिपाहियों के द्वारा ही यह विद्रोह माना जाता है कि सबसे पहले शुरू किसके द्वारा किया गया? तो सिपाहियों के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हमारा, किसके द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डॉफ्रिन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन के समय काल में ही बंगाल का विभाजन किया गया। और बंगाल का विभाजन का इसने क्या आरोप लगाया कि प्रशासनिक व्यवस्था मतलब बड़ी हो गई, ये जो है बंगाल हम लोगों से संभल नहीं रहा है, जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, और यानी प्रशासनिक आरोप लगाया था कि प्रशासनिक असुविधा के कारण इसका विभाजन किया जा रहा है। जबकि बात कुछ और थी, ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? होम रूल आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? गांधी, तिलक, डफरिन या फिर कर्जन। तो देखिए अगर यहाँ पर एनी बेसेंट रहती तो वो भी शामिल थी, लेकिन यहाँ पर अगर तिलक दिया है तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन जो है शुरू किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, बी। अगला प्रश्न है हमारा, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सामाजिक स्वराज पार्टी या फिर स्वराज पार्टी। तो वो थे स्वराज पार्टी के। किसके थे? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी कब? 1923 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। और महासचिव कौन बने थे? तो मोतीलाल नेहरू बने थे। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर, सचिंद्र, अरे सीधे आंसर पर ही आ जाते हैं। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। आंसर हो गया सी। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ से की थी? तो वो किए थे दांडी से। दांडी से किए थे ना, दांडी मार्च यात्रा निकाले थे महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो गया? दांडी।
अगला पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1776 ईस्वी में। किस वर्ष? दूसरा कब हुआ था? तो हुआ था 1556 में, और पहला हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, और ये तीसरा युद्ध था 1776 ईस्वी में जो हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रशांत महासागर के अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो वो है पनामा नहर। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है, और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है? ठंडी महासागरीय धारा का नाम पूछ रहा है कि क्या है? तो वो है लेब्राडोर धारा। क्या धारा? लेब्राडोर धारा। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है? ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे अधिक व्यस्त जो समुद्री मार्ग है वो है अटलांटिक महासागर। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, टैगा का अर्थ होता है, टैगा का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जो होता है टैगा का अर्थ होता है। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आभासी वृक्ष रहित जो वृक्ष है, विरल वनस्पति है, वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता होगा, उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? वो है हमारी उत्तरी अंडमान में। ओहो, ऑप्शंस नहीं दिखा। उत्तरी अंडमान में जो है सैंडल पीक यानी गद्दीदार चोटी स्थित है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। जीएनपी का अर्थ क्या है? जीएनपी का अर्थ क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन। जीएनपी का क्या अर्थ है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था तात्पर्य होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी दोनों का मिला जुला मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज्यादा भंडार है? थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार जो है कहाँ पर है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो भारत के किस राज्य में पूछ रहा है? उच्च स्तरीय। तो उच्च स्तरीय थोरियम जो मिलता है वो मिलता है केरल में। इसका आंसर क्या हो गया? केरल हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के लिए उत्पादन में आगे है? गंधक के उत्पादन में आगे है, तो वो कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र। देखिए, उच्च स्तरीय थोरियम के लिए कौन है? केरल है, और गंधक के लिए कौन है? महाराष्ट्र है। गंधक महाराष्ट्र। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है? लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर या फिर टेथित सागर? तो ऊपर की तरफ कौन सा सागर है? टेथित सागर जो है वो हिमालय के स्थान पर विद्यमान है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कुओं से सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है? बावड़ी का मतलब होता है कुओं से सिंचाई के लिए। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर मणिपुर। तो वो है गुजरात। गुजरात जो है कुएं से सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, गुजरात में जो एक रानी का बावड़ी है वो यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। कब? तो 2014 में। रानी के बावड़ी को 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या फिर श्रीनगर? वो किसको नहीं मिलता है? तो वो नहीं मिलता है श्रीनगर को। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है। कौन सी नहीं लगती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो देखिए किससे पूछ रहा है कि म्यांमार से ना, तो असम तो ऊपर हो गया, तो इसी की सीमा नहीं लगेगी। बाकी सब तो इस 7 सिस्टर जो है वो इधर आ गया है। तो ये सारी सीमाएं जो है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनकी सीमाएं जो है म्यांमार से लगती है, लेकिन असम की जो सीमा है वो नहीं लगती है। तो आंसर ए हो गया। किसी वस्तु का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाना कहलाता है। किसी वस्तु का मूल्य जो है रुपयों में व्यक्त किया जाना क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा कीमत। क्या कहलाएगा? कीमत कहलाएगा। सकल लाभ का अर्थ होता है, सकल लाभ का क्या अर्थ होता है? कुल बचत के ऊपर कुल निवेश, उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन, व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तन, कुल व्यय के राशि में कुल प्राप्ति की राशि। अच्छा, सकल लाभ तो यही होगा कि कुल जो हमारा खर्च राशि है उसमें कुल प्राप्ति की राशि, कितनी राशि प्राप्त हुई, यानी कुल व्यय के राशि से कुल प्राप्ति की राशि। उटपटांग थोड़ा लग रहा है, पर याद कर लीजिएगा कि सकल लाभ का अर्थ क्या होता है, यही होता है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं
बॉन्ड खरीदने को कहते हैं? शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को क्या कहते हैं? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, संस्थागत निवेश या फिर विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश? तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो निवेश। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं, जो भारतीय कंपनियों के शेयर और बॉन्ड को खरीदते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा रही थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना? तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि लक्षित वृद्धि दर ज़्यादा रही थी। मतलब योजना कुछ था कि इतना प्रतिशत होगा लाभ, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला है प्रश्न हमारा, श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होता है? श्रम का विभाजन जो है किसके द्वारा सीमित होता है? तो वो बाजार की सीमा के द्वारा सीमित होता है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्न ही रखते हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत हो गया है गर्म और बाहर से बहुत शोर आ रहा है। दूसरे वीडियो में हम लोग 40 प्रश्न कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।